नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र थोरी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप वीडियोस का खूब लाभ उठा रहे हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बात आपके असाइनमेंट्स को लेकर मैंने आपसे पहले के वीडियो में भी कहा है, आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें। एक रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए, उसमें डेट वाइज, टॉपिक वाइज जो भी असाइनमेंट्स आपको असाइन किए जाते हैं उन्हें कंप्लीट करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें और जैसा आगे आपको निर्देशित किया जाता है उन असाइनमेंट्स को हमारे मूल्यांकन के लिए हमें उपलब्ध करवाएं। दोस्तों, पीछे प्रीवियस वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरणों की बात की थी। कुल जमा 13-14 चरण की हमने बात की थी, जिसमें यही बात आपको बताई गई थी कि समाज विज्ञानों में जो सामाजिक अनुसंधान है उस प्रक्रिया में व्यवस्थितता और क्रमबद्धता पाई जाती है। और यह व्यवस्थितता और क्रमबद्धता इस बात को लेकर आती है, इस बात की वजह से होती है कि समाज विज्ञानों में सामाजिक अनुसंधान विभिन्न चरणबद्ध रूप से विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपने अंतिम अवस्था जो मुख्यतया नवीन ज्ञान के सृजन से संबंधित होती है या उपलब्ध ज्ञान की नवीन परिस्थितियों में पुनर्व्याख्या से संबंधित होती है, किसी न किसी सैद्धांतिक निरूपण से संबंधित होती है, या फिर समाज में किसी मानव व्यवहार या समाज में घटित होने वाली किसी घटना की कारणात्मक व्याख्या, कार्य कारण संबंधों को स्थापित करने से संबंधित सामाजिक अनुसंधान समाज विज्ञानों में प्रायः किया जाते हैं। तो समाज विज्ञान में जो वैज्ञानिक पद्धति है उसे एक चक्रीय प्रक्रिया माना जाता है। चक्रीय प्रक्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम अवस्था है या फर्स्ट स्टेज है, वहाँ से ये दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे होती हुई जो अंतिम अवस्था है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रसार से, वही ज्ञान के प्रसार का जो अवस्था है वो किसी दूसरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके लिए वो पहली अवस्था बन जाता है, क्योंकि वो एक संदर्भ का कार्य करती है। और एक नया अध्ययनकर्ता जब किसी दूसरे व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा किए गए अध्ययन से प्रेरित होकर या उसके रिव्यू और लिटरेचर के माध्यम से रिसर्च गैप या अनुसंधान जो एक गैप है, रिक्तता है, उसको आइडेंटिफाई करके अपने लिए एक नए प्रश्न खड़े करता है, एक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन वो खुद के लिए सेट करता है और फिर इन्हीं अलग अलग चरणों से गुजरते हुआ वो नया अनुसंधानकर्ता भी अपने अनुसंधान प्रोजेक्ट को पूरा करता है और ज्ञान की अभिवृद्धि में अपना योगदान देता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहला चरण सामाजिक अनुसंधानों में, अनुसंधान प्रक्रिया का सबसे प्रथम चरण, बेसिक चरण होता है कि समस्या का निरूपण, यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ऑफ द टॉपिक अंडर स्टडी। दूसरा होता है रिव्यूइंग द लिटरेचर। ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम इन 13-14 स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं। दूसरा होता है रिव्यूइंग द लिटरेचर। तीसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप होता है डिसाइडिंग द एरिया ऑफ स्टडी। पांचवा होता है जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं, सेलेक्टिंग द यूनिट्स ऑफ स्टडी, सेलेक्टिंग द यूनिट्स ऑफ स्टडी। ये जो सेलेक्टिंग द यूनिट्स ऑफ स्टडी है वो सैम्पलिंग मेथड के द्वारा सेलेक्ट की जाती है। आपकी एक टोटल पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में से किसी न किसी नियम को फॉलो करते हुए आप कुछ उत्तरदाताओं को चुनते हैं और उन उत्तरदाताओं के अध्ययन के आधार पर आप जो निष्कर्ष प्राप्त करते हैं उन निष्कर्षों को आप संपूर्ण जनसंख्या या संपूर्ण पॉपुलेशन या अध्ययन क्षेत्र में जिन जिन लोगों के बारे के व्यवहार के संबंध में आप अध्ययन कर रहे हैं उन पर सामान्यकरण कर देते हैं, उन पर लागू कर देते हैं। छठा चरण होता है सूचनाओं के स्रोतों में अन्य उपकरण प्रविधियों का निर्धारण, यानी कि जो आपके सोर्सेस ऑफ डेटा है और जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसके लिए रिसर्च टेक्निक्स, मेथड्स और रिसर्च टूल्स को डिसाइड करने से संबंधित होता है। उसके बाद उपकरणों और प्रविधियों का पूर्व परीक्षण, एक पायलट स्टडी की जाती है। बड़े स्तर पर
आपने जो आपकी रिसर्च डिज़ाइन की है, उसे बड़े स्तर पर लागू करने से पूर्व आप छोटे स्तर पर उत्तरदाताओं के अध्ययन पर जो निर्धारित रिसर्च टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उन्हें आप अप्लाई करके उनसे संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्याएँ आती है, उन्हें पहचान कर उन्हें निराकरण करने की कोशिश करते हैं, ताकि मुख्य जो मेन स्टडी है, उसे कंडक्ट करने में कोई किसी भी प्रकार की ग्राउंड पे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके आगे का तथ्य है तथ्यों का अवलोकन व संकलन। यहाँ से एक्चुअली में जो रिसर्च प्रोसेस है आपका, उसका एम्पिरिकल फेज़ शुरू होती है। इससे पहले की जो फेज़ थी वो थ्योरेटिकल, फिलोसॉफिकल या प्री एम्पिरिकल फेज़ मानी जाती है। और इसके बाद की जो अवस्थाएँ हैं उनमें तथ्य ग्राउंड पे जाके या जो उत्तरदाता आपने निर्धारित किए हैं, उन उत्तरदाताओं के से आप तथ्य एकत्रित करते हैं, संकलित करते हैं। तथ्यों का संकलन करने के पश्चात तथ्यों को आप उनका प्रोसेसिंग करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका टेबुलर प्रेजेंटेशन किया जाता है। और एक तरह से इसके बाद डेटा कलेक्शन, डेटा प्रेजेंटेशन के बाद डेटा एनालिसिस की स्टेज आती है, जो एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि यहीं आकर हमने जो तथ्य एकत्रित किए हैं, किसी न किसी सैद्धांतिक संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में रखकर उन तथ्यों की हम उनका विश्लेषण करते हैं और उनमें जो एक नियमबद्धता या एक क्रमबद्धता पाई जाती है, उसे ढूँढने की, उसे डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके आगे का जो स्टेप है, वो है सामान्यीकरण नियमों का प्रतिपादन। अर्थात जो तथ्य हमने एकत्रित किए हैं, उनका विश्लेषण किया है, उसके आधार पर यदि हमें किसी के आधार पर हम सामान्यीकरण करते हैं, नियम वगैरह ढूँढते हैं और उनको सामान्यीकरण करके वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। इसके आगे का स्टेप होता है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट लेखन। यानी कि जो भी आपने फर्स्ट स्टेज से लेकर तथ्यों के संकलन, तथ्यों के विश्लेषण की अवस्था तक जो कुछ भी किया है, उन्हीं उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर आप रिपोर्ट लिखते हैं और इस लिखित रिपोर्ट को आप सबमिट करते हैं। अलग-अलग माध्यमों से आप अपने निष्कर्षों को प्रचारित करने की कोशिश करते हैं। आपने जो भी ज्ञान के सृजन में जो योगदान दिया है, उस योगदान को आमजन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज से कुछ समय पहले तक ये जो अंतिम अवस्था है, अंतिम फ़ेज़ है, इसके बारे में ज़्यादा अधिक विस्तार से या ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन आज ये माना जाता है कि ज्ञान का उद्देश्य या रिसर्च प्रोसेस है, उसका उद्देश्य केवल ज्ञान को डिस्कवर करना नहीं है, बल्कि उसका प्रचार-प्रसार करना भी है, ताकि लोग उसे आम अपने जीवन में अपना सकें और उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें और समाज में जो वांछित परिवर्तन, जिस जिस प्रकार का परिवर्तन हम देखना चाहते हैं और जिस परिवर्तन को लाने के उद्देश्य से हमने रिसर्च पद्धति या वैज्ञानिक अध्ययन को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, वो सारे उद्देश्यों की हमें सहज प्राप्ति हो सके। आज के वीडियो में अब हम आगे ये जो 13-14 स्टेप्स हैं, इनकी थोड़ी-थोड़ी विस्तार में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी फास्ट हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है समस्या का चुनाव। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम या डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन या डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आप किस चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं, वो कौन-सी समस्या या वो कौन-सा आपका अवलोकन है जिसने आपको विज्ञान समाज के संबंध में या मानवीय व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको शोध करने के लिए आपको उत्साहित किया है। शोध हेतु विषय का चुनाव करते समय यह देखना होगा कि विषय से संबंध में आवश्यक तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। किस वैज्ञानिक प्रविधि, किस टेक्निक, रिसर्च टेक्निक को काम में लेते हुए इन तथ्यों को संकलित किया जाएगा। शोध कार्य साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए समय पर पूरा किया जा सकेगा या नहीं, तथा विषय की सामान्यीकरण नियमों के प्रतिपादन की दृष्टि से उपयुक्तता है अथवा नहीं। इन सभी मुद्दों पर इसी चरण में ध्यान दिया जाता है। अभी श्रीमती पीवी यंग है, इन्होंने भी विषय या समस्या के चुनाव में निम्नलिखित आवश्यक बातों पर ध्यान ध्यान दिया है। पहला है विषय ऐसा होना चाहिए जिसको समझने में शोधकर्ता स्वयं की योग्यता रखता हो। यानी कि शोधकर्ता को अपने अध्ययन वस्तु या जिस भी समस्या का वो अध्ययन करना चाह रहा है, उसके विभिन्न आयाम जो है, उनके बारे में एक स्पष्टता होनी चाहिए। उसका विज़न क्लियर होना चाहिए कि किन आयामों को वो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अध्ययन करना चाहता है और जिसके संबंधित शोध कार्य एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सके। नंबर 2, अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित यदि कोई अन्य शोध उपलब्ध नहीं हो, तो विषय का क्षेत्र बहुत ही अधिक व्यापक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध प्रविधियों की सहायता से विषय का अध्ययन अथवा शोध कार्य किया जा सकता है या नहीं। उसी प्रकार उस विषय या समस्या के चुनाव से
सामाजिक शोध के माध्यम से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे या नहीं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस चरण में किसी ऐसे विषय का चुनाव नहीं करना चाहिए जिसके अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियाँ उपलब्ध नहीं हो, जिसके लिए प्रमाणित तथ्य एकत्रित किए जाने के स्रोत का भी हमें ज्ञान नहीं हो। क्योंकि ऐसी अगर ये समस्याएँ रहती हैं, तो हमारा जो रिसर्च है, जो रिसर्च एरिया है या जो रिसर्च प्रोसेस है, उसको अपनाने से कोई समीचीन ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है।